नमस्कार दोस्तों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए जीके जीएस का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती हैं क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया संघनन कहलाती है। राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। हवा में विभिन्न कारणों से जब ताप या ऊष्मा की मात्रा कम हो जाती है तो उसे संघनन की प्रक्रिया कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, किसमें ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है, सर्वाधिक होती है? पानी में, बर्फ में, वायु में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्वनि की गति जो कि ठोस में सर्वाधिक होती है और गैस में सबसे कम होती है। तो ऑप्शन में बर्फ दिया गया है जो कि ठोस होता है, और पूछा है कि किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी, तो बर्फ में सर्वाधिक होगी। राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। और ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो ध्वनि की गति होती है यानी कि चाल होती है वो ठोस में ज़्यादा होती है और गैस में कम होती है। अगला, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मगध साम्राज्य का आखिरी शासक जो कि कालाशोक था, इसे काकवर्ण भी कहा जाता है, काकवर्ण। राइट ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। अगर इसके शासनकाल की बात करें तो कालाशोक का शासनकाल जो कि 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, या फिर ऋग्वेद में? तो गायत्री मंत्र का वर्णन जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। ये सूर्य देवता को समर्पित है और इसके रचयिता कौन है? रचयिता अगर गायत्री मंत्र के पूछे तो गुरु विश्वामित्र इसके रचयिता हैं, ठीक है। और ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला, किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तो मुगल शासक अकबर ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया को 1564 में और तीर्थ यात्रा कर को 1563 में समाप्त कर दिया था। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अगला, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पैराकीट जो कि एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला, सोडियम को किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में, सरसों के तेल में, पानी के तेल में, या फिर निर्वात में? तो सोडियम अत्यंत सक्रिय धातु होती है, इसे खुले वातावरण में नहीं रखा जा सकता, अतः इसे मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? तो भारत में आरक्षित वन से आशय उन वनों से है जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और भारत का पहला आरक्षित वन जो कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान से प्राप्त हुआ था? तो कोहिनूर हीरा जो कि दुनिया के सभी हीरों का राजा होता है, और इसे गोलकुंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ की कोलेरू खान से प्राप्त किया गया था। किस खान से? तो कोलेरू खान से, और यहाँ पर गोलकुंडा दिया गया है। तो राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला, 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी? तो 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल जो कि लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला, भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो भगत सिंह एवं उनके मित्रों को जो कि सेंट्रल असेंबली बम कांड के मामले में गिरफ्तार किया गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तारीख ध्यान रखेंगे, 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, इसीलिए इनको गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? पुलिकली, राउत नाच, डालू कुनीता, या फिर घूमरा? तो राइट ऑप्शन है घूमरा, जो कि ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन
लोक नृत्य है। डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जा सकता है? गामा ग्लोबुलिन, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, या एसिटालोप्राम, या पैरोक्सिटाइन। तो बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो गामा ग्लोबुलिन मनुष्यों और अन्य स्तनधारियों के रक्त प्लाज्मा में उपस्थित ग्लोब्यूलिन का एक वर्ग है जो कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के भाग के रूप में कार्य करता है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियां होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है। क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियां होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है। ठीक है, और हेट्रोक्रोमेटिन को क्रोमोसोमल सेगमेंट के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आरबीआई की स्थापना जो कि यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर की गई थी और ये 1 अप्रैल कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, और यह आरबीआई अधिनियम 1934 के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 1 जनवरी, ये भी ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, तब से यह राष्ट्रीयकृत बैंक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है? छूट, सरल फॉर्म, मोडवेट, या निर्धारण वर्ष। तो इनमें से आयकर से संबंधित जो कि मोडवेट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मोडवेट सेल टैक्स का बदला हुआ रूप था जिसे अब जीएसटी के रूप में जाना जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है। अगला, एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार होते हैं? खेतों की खाद, कंपोस्ट खाद, जैव खाद, या फिर हरी खाद। तो कंपोस्ट अच्छी तरीके से सड़े पौधे और पशु अवशेषों से निर्मित होने वाली एक जैविक प्रकार की खाद है, तो कंपोस्ट खाद होगी। राइट ऑप्शन 20 का हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक व्यापारिक या नकदी फसल है? तो इनमें से बाजरा, धान, ज्वार, ये तीनों जो कि नकदी फसल नहीं है, लेकिन कपास नकदी फसल है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा तैयार की जाती है उसे ही नकदी फसल कहा जाता है। इनमें जैसे कि कपास होता है, गन्ना होता है, तंबाकू होता है, जूट आदि, ये सभी नकदी फसलें होती हैं। अगला, जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होगा? पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से पीछे, या पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे, या पश्चिमी स्थानों के समान, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब पृथ्वी पूरब की ओर घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे होता है, यानी कि पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूर्णन करती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की दिशाओं की ओर घूर्णन करती है इस तरीके से। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय जो कि पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे होता है। अगला, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विल्सन मैसिफ, जो कि अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह दक्षिणी ध्रुव से 1200 किलोमीटर दूर स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, इलायची पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? विंध्य, पश्चिमी घाट, पूर्वांचल, या फिर पूर्वी घाट। तो इलायची की पहाड़ियां जो कि दक्षिणी भारत की पर्वत श्रृंखलाएं हैं और ये भारत में दक्षिण पूर्वी केरल और दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु में स्थित हैं। कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। अगला, तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान। तो तीस्ता नदी जल विवाद जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में है, भारत और बांग्लादेश के बीच में है। राइट ऑप्शन 20 का हो जाएगा। अगला,
न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी कि एनडीबी बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केबी कामत, जो कि एनडीबी के पहले अध्यक्ष थे। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? क्यात, नायरा, रियाल या फिर क्रोन? तो म्यांमार देश का पुराना नाम अक्सर पूछ लिया जाता है, जो कि वर्मा था, और म्यांमार की मुद्रा ये क्यात है। राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगर इसकी राजधानी पूछे म्यांमार की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है नायपीडा। नायपीडा म्यांमार की राजधानी है। राइट ऑप्शन ए इसका होगा। अगला, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो कि 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ठीक है, इसी कारण 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता या ज्ञानेश्वर? तो वैष्णव जन तो तेणे कहिए, इसके रचयिता जो कि नरसिंह मेहता जी हैं, ये गुजरात के थे। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? नागालैंड, असम, त्रिपुरा या फिर मिजोरम? तो संविधान की अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 जनजातीय क्षेत्रों, जिनमें कि असम शामिल है, मेघालय शामिल है, त्रिपुरा शामिल है और मिजोरम शामिल है, लेकिन इसमें नागालैंड नहीं शामिल है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला, भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थीं? तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ, उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। और भाग कितने हैं वर्तमान में? तो भाग 25 हैं। और मूल संविधान में कितने थे? तो मूल संविधान में 22 भाग थे। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? भारत की आकस्मिक नीति से, भारत का समेकित कोष से, भारत के सार्वजनिक खाता से या आरबीआई से? तो लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष का वेतन जो कि भारत का समेकित कोष से दिया जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। ठीक है, भारत का समेकित कोष एक ऐसा कोष है जहां राजस्व, ताजा ऋण, ऋणों के पुनर्भुगतान आदि के रूप में भारत सरकार की ओर से प्राप्त सभी धनराशि जमा की जाती है। ये भारत का समेकित कोष कहलाता है। अगला, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? जैन संग्रहालय मथुरा, बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय रामपुर या राज्य संग्रहालय लखनऊ? तो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय जो कि राज्य संग्रहालय लखनऊ है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना पूछे तो राज्य संग्रहालय की स्थापना 1863 में लखनऊ में की गई थी। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्य द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो अप्पा जी जो कि गिरिजा देवी को बुलाया जाता था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ठुमरी गायिका थी। ठीक है, और इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगर घराना पूछे, घराना अक्सर पूछा जाता है, तो ये बनारस घराने से संबंधित थी। बनारस घराने से इनका संबंध था गिरिजा देवी का। इन्हें अप्पा जी कहकर बुलाया जाता था। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकेडमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर, अलीगढ़? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकेडमी जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यह अकेडमी पहले पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में जाना जाता था। अगला, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? 822, 922, 1022, 722? तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं दिया गया है। वर्तमान में विकास खंड उत्तर प्रदेश में जो कि 825 हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो कोई भी इसका ऑप्शन सही नहीं है। अगला, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? यहाँ पर आर्म्ड होगा कि उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट
जो कि पारित किया गया था 1948 में। तो राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? 1947, 1957, 1968, 1977। तो उत्तर प्रदेश राज्य भाषा अधिनियम 1951 के तहत हिंदी उत्तर प्रदेश में राज्य प्रशासन की भाषा बन गई थी और आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए कानूनी रूप से 1968 में इसे बाध्यकारी बनाया गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1968। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार को चीन ने मान्यता प्रदान की है? अफगानिस्तान, ताइवान, पाकिस्तान या फिर अजरबैजान? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अफगानिस्तान, ए करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, हाल ही में किस देश के सुल्तान भारत यात्रा पर आए हैं? तो ओमान के सुल्तान जिनका नाम था हैथम बिन तारिक, ठीक है, क्या नाम था? हैथम बिन तारिक, जो कि भारत की यात्रा पर आए थे। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला, किस बैंक ने भारत में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ समझौता किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या HDFC बैंक? तो भारत में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ने जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।